इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों? वेलकम 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 टू दी क्लास। मंडे हो गया मेरे प्यारे बच्चे। 3 दिन मुझे इतना भारी लगता है कि 3 दिन तक क्लास नहीं होती मेरी, तो मुझे तुम्हारी याद आती फिर बहुत भयंकर जोर से। ऐसा मन करता है कि क्या कर दूं, एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, इनकी संडे को पढ़ा दूं, इनको क्या कर दूं। तो वेलकम टू दी क्लास। हाउ इज इट गोइंग गाइस? आज हमारे पास चैप्टर फेडरलिज्म, सिविक्स का अगला चैप्टर फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग के बाद में अब चैप्टर 2 जो है, जैसे इकोनॉमिक्स का करने के बाद में अपन आ गए हैं आप किस पे, इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में अपन आ गए हैं अब सिविक्स पे। और कल जैसे ज्योग्राफी वीकली टाइम टेबल मिल गया होगा, कल ज्योग्राफी, परसों हिस्ट्री, फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग, क्योंकि 4 चैप्टर हो जाएंगे अपने, तो हर 4 चैप्टर के बाद में अपन डाउट सॉल्विंग करते चलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखना। वो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख तक के हिसाब से आपको सैंपल, वो जो कंबाइंड सैंपल पेपर जो हमारा ब्रह्मास्त्र में है ना, तो ब्रह्मास्त्र का कंबाइंड सैंपल पेपर जो है, ब्रह्मास्त्र का एक कंबाइंड सैंपल पेपर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो वो ब्रह्मास्त्र के कंबाइंड सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेना आज। ठीक, जिन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र नहीं पहुंचा तो अपन ने इसीलिए पीडीएफ भी दे दिया है, बाकी आएगा ब्रह्मास्त्र, गया कहीं नहीं है, वो तुम्हारे घर तक आएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको करना थी, ध्यान रहेगा। अब बता दो जरा फटाफट से, तैयार हो आज के चैप्टर के लिए? क्यों दोस्तों, बताओ। अबे रीलें चल रही हैं। क्या हो रहा है? चलो भाई, ऑडिबल विजिबल है हम? सारे बच्चे आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी दोस्तों, आ गया। कौन सा एक्स्ट्रा चैप्टर है जो अभी तक पढ़ाया नहीं, बताओ जरा मुझे। सारे चैप्टर जो जो होते जा रहे हैं उस हिसाब से अपन ने डिजाइन किया है उसको। किस चैप्टर की बात कर रहे हो आप? जो जो चैप्टर करवाए, जैसे अपन ने 6 चैप्टर करवाए, आज 6वां चैप्टर हो रहा है। ठीक है, तो वो 6 ही चैप्टर तक के करना है आपको बस। तो फिक्स्ड है ना, जितना अभी तक करवाया है, जिस हिसाब से करवाया है उतना ही आपको करना है, तो बस। ठीक है, चलो शुरू करें तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। तो फेडरलिज्म चैप्टर, फेडरलिज्म की एक झलक जो है ना, वो फेडरलिज्म की एक झलक आप पढ़ चुके थे कहां पे? तो अगर आपको ध्यान हो तो फेडरलिज्म की एक झलक आप पढ़ चुके थे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, तो वो एक झलक आप पढ़ चुके हो, ध्यान है ना? तो उसी चीज पे आप एक चैप्टर बना दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं कराया। हाँ, मतलब जैसे एक आधा चैप्टर वो सब लाइन में ही है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, एक आधी क्लास आगे पीछे हो जाती है, जैसे तुम्हारी शायद एक साइंस की क्लास हट गई थी, तो वो तुम अगर एक आधी क्लास आगे पीछे हो रही तो मतलब 16 को कर लेना, क्योंकि उसके सोल्यूशन वगैरह मैं तो जैसे 2-4 दिन बाद ही दूंगा तुम्हें सोल्यूशन, अपन 2-4 दिन बाद डिस्कस करेंगे, तो एक आध 2 दिन आगे पीछे कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेनली वो बने डिजाइन ऐसा ही किया उसको कि जैसे आपका मान लो 15 तारीख तक में इतना सिलेबस हुआ, तो पहले पेपर में उतना ही आने हैं चैप्टर। ठीक है, चलो। जैसे कुछ बच्चे कह रहे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के भी पहले वाले उसमें क्वेश्चन है, तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कल हो जाएगा अपना, मैं वही कह रहा हूं एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है,
सॉल्यूशंस क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो फुल सैंपल पेपर वाले सॉल्यूशन है वो फुल सैंपल पेपर वाले सॉल्यूशन अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे। मतलब उसके तुम्हें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो कंप्लीट सैंपल पेपर है एक एक चैप्टर के, उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं तुम्हें, और जो मिक्स्ड वाले हैं उसके सॉल्यूशन अपन क्लास में करेंगे। सैंपल पेपर सबसे लास्ट में करना है। अभी तुम कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 1 करोगे, आज नहीं कर रहे हो कल कर लेना, लेकिन अब वो उसकी डेडलाइन आ गई है, मतलब जो जो चैप्टर्स अभी तक करवाए उतने चैप्टर के हिसाब का टेस्ट बना दिया आपका, ठीक है। जॉन सिन्हा भी आए हैं चैट में। जॉन सिन्हा लिख रहे हैं कि सर आई एम रिटायर्ड। तो यार जॉन सिन्हा तुमने तो वो कर दिया थोड़ा। कितने लोगों ने जॉन सिन्हा के रिटायरमेंट की रील्स देखी है? मतलब तुम्हारा नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे टाइम पे WWE जो था, मतलब जब मैं छोटा था 6-7 क्लास में, उस 10th क्लास तक इनफैक्ट WWE का एक अपने आप में फैन बेस था, और हिंदी कमेंट्री भी कभी कभी उसकी डब्ड वाली जो आती थी, और मजे आ जाता था मतलब। और फिर वो टीवी में देखने के बाद में क्या होता था, टीवी में देखने के बाद में घर पे छोटे भाई बहन जो रहते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता, पटका जाता था उन्हें उठा उठा के बेड वगैरह पे। तो वही है, जॉन सीना ने रिटायरमेंट ले लिया, तो थोड़ा सा ऐसा लगता ना कि आपने कभी किसी को, जैसे ऐसा होगा, क्या होगा ना कि तुम अभी 10th में हो, विदाई 5.0 बनने वाले हो, तो तुम 10th तक तो सोशल साइंस पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में क्या होगा, अचानक से तुम सोशल साइंस पढ़ना बंद हो जाएगा। मान लो किसी ने साइंस ले लिया, किसी को जेई करना है, किसी को नीट करना है, किसी ने कॉमर्स ले लिया है वो, और फिर कहीं 1-2-3 साल 4 साल बाद कभी कोई मेरी रील वील तुम्हारे फीड में आ जाएगी, फिर तुम्हें जो नॉस्टैल्जिया हिट होता है ना, तो वैसे ही कि जैसे जॉन सीना का भी क्या था कि वो बचपन में देखते थे, और फिर अचानक से वो सब देखना बंद हो गया, फिर एक रील आती है कि अब आपके चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना जो है डायमंड ले चुके हैं, तो नाउ वी कैन सी हिम गोइंग, तो वैसा रहता है। आ जाओ शुरू कर दें। चलो, बाल कटवा लिया ना दोस्तों। मेरी मम्मी जरूर बोली थी कि क्या कटवा के आया है तू। मैंने मम्मी यार, ये मम्मी लोगों की अलग समस्या है कि बाल कटवा के आओ, तो भी उनके आते से सवाल, कटवाया बाल? मतलब ऐसे सटायर वाली टोन में बोलती है ना मम्मियां, कटवा लिए बाल? कहाँ कटवाए? मतलब मम्मी क्या बताऊं अब तुम्हें, अब क्या मम्मी क्या चाहती है ना, मम्मी चाहती है कि एक नंबर बाल करवा के आया, अगर जा रहा है कोई कटवाने तो इतने बारीक बारीक करवा के आया कि वो हाथ में नहीं पकड़ में आना चाहिए। मम्मी कहाँ कटवाए, दिखा ना कहाँ कटवाए। मम्मी कटे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मानते नहीं हो आप। चलो, तो फेडरलिज्म चैप्टर शुरू करते हैं, सारे बच्चे आ भी गए हैं। तो ब्रह्मास्त्र वाला क्लियर हो गया, जॉन सीना वाला क्लियर हो गया, बाल वाला क्लियर हो गया, फेडरलिज्म पे आ जाओ। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जब पावर को आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करते हो, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट में जब पावर शेयर होती है वर्टिकली, तो वो फेडरलिज्म होता है। अब बेसिकली आपको अगर दिन समझना है ना, तो आप रात समझो कि रात में अंधेरा होता है, मतलब दिन में अंधेरा नहीं होता है ना। तो वैसे ही फेडरलिज्म को समझाने के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर किया गया है। तो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे सारी पावर क्या होती है ना, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है, कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में पूरी पावर लेके बैठी है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे जो सेंट्रल लेवल है उसने अपने पास में पूरी पावर रख के रखी है, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाएगी। और वही पावर जब आपको क्या देखने को मिलता है कि मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आप देखते हैं फेडरलिज्म के फॉर्म में। ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। ठीक है, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरेशन, एक फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और वो एक फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है, तो मतलब एक 2 होती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। नॉर्मली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, और लोकल लेवल भी होती है जैसे हमारी कंट्री में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक फेडरल कंट्री में फिर पावर कैसे डिवाइड करोगे अगर मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दोगे, तो वही अपन अभी फीचर्स में पढ़ेंगे आगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल के मुद्दे वगैरह संभालती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें बनाती है। बोथ लेवल्स हैव इंडिपेंडेंट पावर, और दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं, वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने इंडिपेंडेंट पावर्स को देखती है, संभालती है। इन फेडरलिज्म द सेंटर कैन नॉट गिव ऑर्डर्स टू स्टेट्स, लेकिन फेडरलिज्म में आपको देखने मिल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोला है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोला है, ठीक है। दोनों के अपने अपने रोला, मतलब क्या है कि क्या है, ऑरा फार्मिंग होती है ना जो, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, वो अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। गॉट इट? तो ये हो गया आपका फेडरलिज्म। अब इस फेडरलिज्म के बाद में अगर आप देखें तो वही मैंने बताया कि दिन समझना है तो रात समझ लो। तो हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, जी हाँ फेडरल कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री में आपको देखने को मिलता है क्या कि मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू इट देयर आर कंट्रीज विच आर नॉट फेडरल। तो जैसे ये मैप देखोगे ना, तो इस मैप से आपको समझ में आएगा क्या कि जो रेड रेड करा हुआ है, तो रेड वाली कंट्रीज फेडरल कंट्रीज हैं। रेड वाली कंट्रीज फेडरल कंट्रीज है, मतलब कि वहां पे फेडरलिज्म है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक यूएसए है और एक उसके स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम ही है कि वो स्टेट्स एक साथ यूनाइट हुए तो यूएसए बना है, नहीं तो वो स्टेट्स थे, समझ गए। तो यूएसए, कनाडा, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैसी 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 पूरा इंस्टाग्राम मैसी मैसी से भरा हुआ है, कुछ खोलो तो मैसी आ जाता है। तो अब जैसे देखोगे तो ये सारे कंट्रीज जो है, ये सारे कंट्रीज जो है ये फेडरल कंट्री है, और जो व्हाइट कंट्रीज है ये फेडरल कंट्रीज नहीं है। तो अब फेडरल कंट्रीज जो नहीं है उन्हें यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है, जहां पे स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। तो सेंटर जो है बोलता है कि चल इधर सरक, मैं ज्यादा डोमिनेटिंग हूं। सेंटर जो है तो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, सेंटर के पास ज्यादा पावर रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वो ज्यादा पावरफुल रहेगी। एक एग्जांपल तो चलो आपने बेल्जियम में पढ़ा था, श्रीलंका में पढ़ा था, दो कंट्रीज पढ़ी थी पावर शेयरिंग की। तो आपको क्या लगता है दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री जो है, तो दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है? दो जरा फटाफट बताओ बताओ बताओ। जल्दी बताओ। श्रीलंका। श्रीलंका फेडरल कंट्री नहीं था, श्रीलंका में क्या था, यूनिटरी सिस्टम था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जैसे उन्होंने अपने जो स्टेट्स को ऑटोनॉमी मांगी तो स्टेट्स को नहीं दिया, जो सिन्हालास की गवर्नमेंट थी उसने डोमिनेट करने की कोशिश करी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स to the state or the local government and central government tries to dominate. When power sharing is not done, then that is unitary government. Power sharing हो गई अगर levels of government में तो फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये फेडरलिज्म और ये यूनिटरी सिस्टम है। क्या दोनों सिस्टम क्लियर है? बताओ चैट में बताओ, यस और नो। अबे मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी कंट्री यूनिटरी कंट्री कहलाएगी? बेल्जियम में तो पावर शेयर हुई थी ना, ध्यान करो कि सेंट्रल पे अपनी गवर्नमेंट होगी, स्टेट पे अपनी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी दैट स्टेट गवर्नमेंट will not be subordinate to the सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम के केस में तो ये देखा था अपन ने। मैं पूछ रहा हूं कौन सी यूनिटरी गवर्नमेंट थी? तो श्रीलंका में थी। अबे यूनिटरी श्रीलंका में थी और फेडरल फेडरल बोल रहा हूं, बेल्जियम तो फेडरल थी, ठीक है, क्लियर हो गया? चैतन्य शर्मा क्या दिक्कत जा रही बाबू? अब अगर अपन वो देखें तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। जैसे कार की डेफिनेशन क्या है? तो कार इज अ व्हीकल विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग पीपल, ठीक है। ये उसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। तो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो रही है। डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन अब फीचर्स भी तो होते हैं। जैसे कार के फीचर्स भी होते हैं कि कार के क्या फीचर्स होते हैं। कार जो है तो इट कैन सेव यू फ्रॉम रेनफॉल, ठीक है, अगर बाहर बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही है तो यू कैन ट्रैवल विदाउट गेटिंग वेट, ठीक है, तो आप गिले भी नहीं हो रहे हो और ट्रैवल कर ले रहे हो कार से। ये कार का फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या कार का, कि मल्टीपल पीपल कैन ट्रैवल टुगेदर इन अ कार। बाइक पे क्या है वो बात अलग है कि आप स्कूटी पे 15 लोगों को बिठा लेते हो। आपने मैक्सिमम कितने बच्चे बिठाए, मतलब बच्चे इन द सेंस कि कितने फ्रेंड्स बिठाए हैं स्कूटी पे? मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक, दो, तीसरा ड्राइवर। अभी तो आगे की सीट फुली है, मैं बता रहा हूँ। हम स्कूल में तो जब कैसे बैठे थे, एक बार एक, दो और ड्राइवर, मतलब जो पैर रखने की जगह होती है उसमें दो लोग बैठे ऐसे करके, ठीक है, दो लोग वहां बैठ गए और ड्राइवर जो था लंबा चौड़ा, तो उसने अपनी दोनों जांघों के बीच में क्या कर दिया, दो लोगों का से चीप दिया और उसने उनको एक तरह से गार्ड कर दिया और ड्राइवर हो गया तीन, और फिर पीछे और तीन, तो तीन, एक, चार, एक, पांच, छह लोग मैक्सिमम बिठाए हमने स्कूटी पे। तो क्या बात कर रहे थे लेकिन हम, हाँ, कि जैसे कार के फीचर अगर बता रहे हैं तो कार के फीचर में आप बता रहे हो कि
while traveling with car you will not get affected by the rain. दूसरा फीचर आपने बता दिया कि मल्टीपल पीपल कैन ट्रेवल टुगेदर इन अ कार. तो कार की डेफिनेशन के बाद में आप कार के फीचर्स बता रहे कि उसमें स्पेसिफिक चीज क्या है. वैसे ही आपने फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझ ली. फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझने के बाद आप फेडरलिज्म के स्पेसिफिक फीचर्स समझ रहे कि फेडरल कंट्री में होता क्या क्या है. समझ गए. तो अब सुनो मेरी बात. इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट लिखना होंगे. तो जैसे ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है. फेडरलिज्म के 3 फीचर बताओ, फेडरलिज्म के 5 फीचर बताओ, फेडरलिज्म के फीचर बताओ. ठीक है. तो किसी भी तरह से सवाल आ जाए, सवाल क्या होता है? सवाल होता है बहरूपिया. आपको फीचर्स ध्यान रखना. तो मैंने पॉइंटर्स बना दिए हैं. ठीक है. पॉइंटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो ये 7 पॉइंटर्स ध्यान रखना है और सातों आपस में कनेक्टेड है. एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे और खत्म करेंगे. सातों फीचर्स कैसे कनेक्टेड है समझना. कि एक फेडरल कंट्री का सबसे पहला फीचर होता है कि फेडरल कंट्री में 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो वो तो डेफिनेशन से पहला फीचर निकल के आ गया कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. कनेक्ट हुआ? ठीक है. कनेक्ट हुआ? बताओ. कनेक्ट हुआ? है ना. ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ देखो कहां मिलेगी मैं बताता हूं तुम्हें. माय कोर्सेज में जाना. माय कोर्सेज में जाना. माय कोर्सेज में जाने के बाद में जैसे 10th का कोर्स जो है तुम्हारा, देखो मैं इतने सारे कोर्सेज में एनरोल करके बैठा हूं, इतना पढ़ता हूं. 10th का कोर्स खोलोगे तुम्हारा, माय कोर्स में जाने का कोर्स खोलोगे तो यही ऊपर दिख रहा है ब्रह्मास्त्र. ये ब्रह्मास्त्र दिखा और ये ब्रह्मास्त्र के अंदर ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट नंबर 1. ठीक है. ये ब्रह्मास्त्र का टेस्ट नंबर 1, कंबाइंड टेस्ट नंबर 1 ही आ गया. गॉट इट. चलो चलो चलो. तो पहला फीचर तो 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है. दूसरा फीचर क्या है कि ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. अब आपने अलग टियर मतलब लेवल. ठीक है. वही पर्यायवाची है. डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो आपने लेवल बता दिया, एक लेवल, दूसरा लेवल ये. अब अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. कैसी जुरिस्डिक्शन? ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसका अपना एरिया होगा जिसपे वो कानून बनाएगा. स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक क्षेत्र होगा जिसपे वो अपने लॉज बनाएगा. जैसे आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट जाके तमिलनाडु में लॉ बना रही है. मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन कहां तक अप्लाई होंगे? मध्य प्रदेश तक अप्लाई होंगे. समझ गए. मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सब मध्य प्रदेश तक अप्लाई होंगे. तो ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन. हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, हर टियर ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना एक क्षेत्र रहेगा. अपने अपने क्षेत्र में वो काम करेंगे. ये दूसरा पॉइंट समझ में आया. जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है बेसिकली द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार थाने जो रहते हैं, पुलिस थाने, तो यहां से वहां तक एक पुलिस थाने का एरिया है. अगर क्राइम उधर हुआ तो वो उस पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में आता है. तो जुरिस्डिक्शन बेसिकली द एरिया वेयर यू कैन हैव योर इन्फ्लुएंस. तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर टियर ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है. स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मैटर्स पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने मैटर्स पे लॉ बनाएगी. उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी एक तरह से. ठीक है. अब फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर थोड़ी पावरफुल है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोल देगी चलो हटो, तो डरा देगी, धमका देगी स्टेट गवर्नमेंट को. तो सेंट्रल गवर्नमेंट. तो तीसरा पॉइंट भी उसी से जुड़ा हुआ है कि अब ये जो आपने पावर डिफाइन करी है, जो जुरिस्डिक्शन बताई है, तो ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है तो उनकी जुरिस्डिक्शन जो है, जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है. और ये जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बताया गया है ना कि किसकी कितनी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ताकि वो लड़े ना आपस में. समझ में आया. तो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. वो पॉइंट समझ में आया. गॉट माय पॉइंट. लीगल अथॉरिटी. यस. हाँ चैप्टर बेटा आज ही खत्म होगा, पढ़ लो चुपचाप. चालू होता नहीं जब उसके पहले ही खत्म होने की याद आने लगती है. तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन एंड ईच जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. अब क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, ये समस्या हो सकती है. तो इसीलिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन फंडामेंटली गारंटीड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज. ठीक है. मतलब यहां पे ऐसे पढ़ोगे अगर, तो फंडामेंटल प्रोविजन जो लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पावर दी गई है, तो कुछ चीजें ऐसी है
विच कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल। तो अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो उसको अगर बदलना भी है ना, तो उसमें दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी चाहिए रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, ताकि जिससे क्या हो कि जो लिखा है, तो मान लो मैंने तुम्हें पेपर पे लिख के दे दिया, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर आपने लिख के दिया था, अब तुम पेपर मेरे पास लाओगे, मैंने फाड़ दिया, क्या लिखा था, आया समझ में। तो वैसे ही क्या है ना कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस डाले हैं, तो वो प्रोविजंस एक तरफ से बदले नहीं जा सकते। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। और अगर मान लो कि फिर भी आपने जुरिस्डिक्शंस अलग अलग लिख दिए हैं, फंडामेंटल जुरिस्डिक्शंस को आप बदल नहीं सकते हो, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई अगर, तो पांचवा फीचर ये कहता है कि अगर इन केस फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो कोर्ट्स जो होते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो जुडिशरी है उसके पास में पावर है कि लोगों की लड़ाई सुलझाए। अब क्या है, ये समझ में आ गया। देखो, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, उनकी जो अलग अलग टीयर है, उनकी पावर जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और ये जुरिस्डिक्शंस जो है, ये जो पावर है, तो दीज पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ठीक है। ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, और इन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर्स में जो प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस, आप उनको एक तरफ से बदल नहीं सकते। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली। और अगर मान लो लड़ाई हो जाती है, तो उनके लड़ाई को सुलझाने के लिए कोर्ट्स भी हैं। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए, इन्हें अपना काम करने के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा ना। तो कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहां से पैसा जनरेट करेगा, वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। ये लिखा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कहां से पैसा कमा सकता है। जैसे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो लोकल गवर्नमेंट वहां जो बैनर वैनर लगते हैं ना आपके शहर में, वहां से टैक्स कमाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स से टैक्स कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है तो वो अपने अलग अलग एरिया से टैक्स कमाती है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन कहां से पैसा कमा सकता है, ठीक है। डुअल ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे तो 6 फीचर पढ़ने का 7वां फीचर ये कि फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड व्हाट आर दोस डुअल ऑब्जेक्टिव्स? तो इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट यूनिटी, एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरलिज्म क्या करता है ना, आपकी क्या बोल सकते हैं कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, आप क्योंकि एक फेडरल कंट्री, आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, तो आपने तेलुगु बोलने वाले स्टेट को भी अपने साथ रख लिया, पंजाबी बोलने वाले स्टेट को भी अपने साथ रख लिया, मणिपुरी बोलने वाले स्टेट को भी अपने साथ रख लिया। तो आप रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर रहे हो, और जब रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होगी तो एट द सेम टाइम क्या होगा कि नेशनल यूनिटी भी आप स्ट्रेंथन कर रहे हो। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव हैं कि इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट यूनिटी, एट द सेम टाइम इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये 7 फीचर हैं, सातों फीचर आपस में कनेक्टेड है। क्या तुम कनेक्ट कर पाए हो, बताओ। ब्रह्मास्त्र शीट में सॉल्व करना है जो बताया था आपने आज। हाँ हाँ बाबू, शीट में सॉल्व करना है, तो दिए तो उसका कुछ तो इस्तेमाल करो ना, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? आया समझ में? सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। 7th वाला एक बार फिर से, यस मैं बता रहा हूं 7th वाला फिर से। तो 7th वाले में बताएगा कि फेडरलिज्म से 2 चीजें हो रही है, एक तीर से 2 निशाने लगते हैं ना। कैसे? कि आप सेफगार्ड और प्रमोट कर रहे हो यूनिटी ऑफ द कंट्री, क्या आपने कंट्री को यूनाइटेड कर लिया फेडरलिज्म की मदद से, ठीक है। यू आर सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री विद द हेल्प ऑफ फेडरलिज्म की। अलग अलग लोग हैं लेकिन सबको पावर दे दिया तो सब एक साथ रहेंगे। और जब आप सबको पावर दे रहे हो तो जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उन सबको भी आप एक साथ ले आए हो। तो ये फेडरलिज्म का फायदा है कि रीजनल डाइवर्सिटी पे अकोमोडेट हो गई और यूनिटी को भी आपने इंश्योर कर लिया। क्लियर हुआ? तो दिस इज इट, ठीक है, दिस इज इट। ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद में अगर देखेंगे तो 2 तरह के फेडरलिज्म होते हैं, टाइप ऑफ फेडरलिज्म की अगर बात करें तो एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सिंपल सी चीज है, जब ऐसे समझना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ आते हैं और एक लार्जर नेशन बनाते हैं, विच मतलब ईच स्टेट रिटेन्स इट्स ऑटोनॉमी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कंट्री वेंट्री सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए। एक कंट्री था जिसका नाम था शोभित निर्वाण, ठीक है। एक कंट्री थी जिसका नाम था प्रशांत किराड़, और एक कंट्री थी जिसका नाम था दिगराज सिंह राजपूत। तो अब क्या होता है ना कि ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज थी, और ये इंडिपेंडेंट एंटिटी साथ आई, तो साथ आने के बाद में इन्होंने क्या बना लिया, साथ आने के बाद इन्होंने बना लिया एक
नेक्स्ट टॉपर्स। ठीक है, तो अब क्या है कि नेक्स्ट टॉपर्स एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ लार्जर नेशन सो दैट इट कैन इंपैक्ट ऑन अ लार्जर लेवल। ठीक है, तो वो क्या है ना, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जांपल है। फाइन, ईच स्टेट रिटेन्स ऑटोनॉमी। और ऐसा नहीं है कि शोभित निर्वाण की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्रशांत किराड़ की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, दिगराज सिंह राजपूत की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, तो इनकी भी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि स्टेट्स की एक अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री तो है ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंडिविजुअल स्टेट्स की भी अपनी अपनी आइडेंटिटी है और साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा नेशन बनाया, वो भी एक चीज है। एग्जांपल समझ में आया? कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्लियर हुआ। अब एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बाद में अपन आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है ना, यहां पे ऑलरेडी से एक लार्ज कंट्री है, उस लार्ज कंट्री ने क्या करके रखना है, अपनी पावर को डिवाइड करते चले गए। ठीक है, तो लार्ज कंट्री डिवाइडिंग इट्स पावर बिटवीन स्मॉलर स्टेट्स। छोटे छोटे स्टेट्स में उस बड़ी कंट्री ने अपनी पावर डिवाइड कर दी है। जैसे स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, जिससे क्या होता है ना, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो पावरफुली रहती है, लेकिन वो पावर देती है स्टेट्स को, लेकिन अपने हिसाब से कि किसी को थोड़ी दे दी, किसी को कम दे दी, ऐसा। ठीक है, तो लार्ज कंट्रीज डिवाइडिंग पावर बिटवीन स्मॉलर स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट्स जो है दे आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सबऑर्डिनेट में है स्टेट्स। जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, लेकिन उसने पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि स्टेट्स के आने से ही फेडरेशन बनी है, तो जैसे स्विट्जरलैंड, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्लियर हुआ। कमिंग टुगेदर यूनिलैटरली मतलब एक तरफा नहीं बदल सकते हो। आरएमबीएम्स को नोट्स बनाने, क्या देखो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, तो पीडीएफ की मदद से आप कर सकते हो काम। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि सुनते सुनते लिखते लिखते जल्दी याद होता है, तो नोट्स बनाते चलो। ये शॉर्ट क्रिस्प नोट से आरएमबी में तुम्हें डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ाया था, दोनों चीजें अलग अलग है। क्लियर? आ जाओ, क्लियर हुआ? इंडिया फेडरल है ना, तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू हैव मोर पावर। चलो बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर पता करो। There are two or more than two levels of government. Different tiers of government govern the same citizen. Each tier of government has its own jurisdiction. The sub units are subordinate to the central government. ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आंसर देना है। ये पोल आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, पोल आ गया, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जल्दी। टिक 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 पोल चल रहा है, समझ में आया? क्लियर है ना? क्वेश्चन आपको यूनिटरी, हमने फेडरलिज्म पढ़ लिया, डेफिनेशन, फेडरलिज्म के फीचर देख लिए, और फेडरलिज्म के अपोजिट यूनिटरी होता है, यूनिटरी सिस्टम पढ़ लिया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यूनिटरी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड पॉइंट है ना। चलो बताओ, क्लियर हुआ? 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 59% बच्चों ने सही आंसर दिया। यस, डी इज द राइट आंसर। द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब यूनिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ये होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेडरल फॉर्म में तो सब यूनिट सबऑर्डिनेट नहीं होते ना, सब यूनिट की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो भाई, वेरी गुड। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं किस चीज पे। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो क्या है ना, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हमने फेडरलिज्म समझ लिया, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये सब समझ लिया। अब जैसे मैंने वही बता दिया कि अच्छे बच्चे की डेफिनेशन ये है कि अच्छा बच्चा ये है, उसके फीचर्स क्या है कि वो टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, अच्छे से खाना खाता है, ठीक है, बड़ों की इज्जत करता है, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता है। तो ये सोसाइटी ने बनाई है, हम क्या खराब है क्या? टाइम पे सो नहीं पा रहे, काम कर रहे, तो क्या खराब बच्चे है क्या? लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने बता दिया आपको कि ये अच्छा बच्चा है। अच्छे बच्चे की डेफिनेशन 1 2 3 4, मतलब ये फीचर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या बच्चे अच्छे हो, तो आप क्या बोलोगे? एक मिनट सर, फिर आप देखोगे कि मैंने जो फीचर्स बताए, क्या वो फीचर मेरे अंदर खुद के अंदर है? हाँ, फीचर नंबर 1 तो है, फीचर नंबर 2 भी है, फीचर नंबर 3 भी है, फीचर नंबर 4 भी है,
मैं एक अच्छा बच्चा हूं, समझ आया? तो सिंपल सी चीज है कि हमने फेडरलिज्म को जब समझ लिया तो अब हमें बस कट कॉपी पेस्ट करना है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना? देखो बहुत सिंपल। अगर ये देखो क्या होता है ना, एक तो किताब है, एक तो वीडियो है, जिसमें आप किताब से पढ़ोगे और वीडियो देखते चलोगे तो चैप्टर समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती है चैप्टर को हैक करना, ठीक है, मतलब कि आपको डॉट्स कनेक्ट करना होंगे कि कैसे चैप्टर हमेशा ध्यान रहे, दिमाग पे जोर ना डालना पड़े। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं, फीचर्स भी मैंने तुम्हें एक दूसरे से जोड़ के बताए। अब जो फीचर्स जिसने याद कर लिए तो उसको सिर्फ ये करना है कि अगर फेडरलिज्म के फीचर्स चाहिए तो वो फीचर्स अगर इंडिया में अप्लाई हो रहे होंगे तो इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। गॉट इट? जल्दी बताओ। तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इज इंडिया अ फेडरल कंट्री? इज इंडिया फेडरल कंट्री? तो हम क्या करेंगे, फेडरलिज्म के फीचर्स इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। समझे? समझे कि नहीं समझे? आप एक गंदे बच्चे हो सर। किधर गए बंदूक देना? कौन बोला? चिकारा भाई के सामने आवाज किसने उठाई? निकल के सामने आओ इधर। अच्छा और गंदा बोलने के लिए बच्चे ही मत बचने दो। काओ काओ काओ। गॉट इट? पीडीएफ का बैकग्राउंड ब्लैक से व्हाइट कर दीजिए, प्रिंट करने में प्रॉब्लम होती है, पैसे ज्यादा लगते हैं। अच्छा इस पीडीएफ का? अरे यार फिर वो व्हाइट कर दूंगा तो तुम्हें क्लास में नहीं दिखेगा। दोनों तरफ समस्या है, व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लास में नहीं दिखता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अप्पू हाथी, अप्पू हाथी कहीं पड़ा होगा। अप्पू हाथी को ढूंढता हूं, रुको जरा पहले ये समझ में आने दो। अप्पू हाथी से मिलाऊंगा, पहले इधर ध्यान दो। तो अब हमें वही देखना है कि जैसे पहला फीचर क्या था, टू और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में है ना यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है। इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहले यूनियन गवर्नमेंट मतलब कंट्री के लिए पूरी एक गवर्नमेंट है। जैसे हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही, और 1991 के बाद हमने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को भी ऐड करा हमने। फीचर 1 चेक डन। ठीक है, तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। तो ऐसे आपको एक चीज तो ये समझ में आई, पहली चीज है ना, ये पहली चीज हो गई, यूनियन स्टेट एंड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में ये क्लैरिटी आ गई। दूसरा फीचर क्या है, समझ में आया ना? तो आपको बस ये जो हमने फीचर्स पढ़े हैं ना, उन फीचर्स को यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करके देखना है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में वो सेट हो रहे हैं कि नहीं। फाइन। तो यूनियन स्टेट एंड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो है, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी एक 1 टियर ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड टियर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे हमारे पास ऑलरेडी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। दूसरा फीचर क्या है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे अपन ने दूसरा फीचर क्या देखा था, यहां ध्यान करो, ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। तो जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे हमारे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है ना, जो पावर को एक्सरसाइज करने का एरिया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्पेसिफाई करके रखा है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज, मतलब ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो वो दूसरा फीचर इंडिया में अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसी 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का क्या है, तो इसके अंदर वो सारे मैटर्स हैं, मतलब वो सारे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जिसपे एक साथ एक जैसे निर्णय लेना होते हैं। ठीक है, तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई कर दिया। और जो तीसरा फीचर था वो भी अप्लाई हो रहा कि ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट है ये, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, वो मैटर्स जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। फाइन। तो द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो स्टेट लिस्ट में आपने क्या कर दिया, स्टेट की पावर स्पेसिफाई कर दी। फिर एक लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कौन लॉ बनाता है बताओ?
एक लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कौन लॉ बनाएगा? तो कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ, ये मत लिख देना लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यहाँ पे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और दोनों के लॉ अगर अलग अलग हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, बताया था ना, सेंटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहता है इंडिया में। तो बोथ कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इन कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। मैं समझाते चल रहा हूं, मैंने तुम्हें बहुत क्रिस्प में हर चीज लिख के दे दी है ताकि जब तुम रिवाइज करो तो फटाक से 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर लो, समझे? चैप्टर रिवीजन फटाक से 5 मिनट में हो जाए। अब ये 3 लिस्ट के अलावा एक और लिस्ट है जिसे रेसिडरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट कहा जाता है। तो रेसिडरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट क्यों दी? देखो क्या हुआ ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब यूनियन लिस्ट में इंपॉर्टेंट मुद्दे डाल दिए जो यूनियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए, स्टेट लिस्ट में स्टेट से जुड़े मुद्दे डाल दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में मुद्दे डाल दिए जिन पे कॉमन मैटर्स होते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो उस समय डाल ही नहीं सकते थे आप। 1947 के टाइम पीरियड पे अगर आप देखोगे, 46 से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 50 तक, तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं। आज इंटरनेट के बिना कुछ नहीं। तो आप इंटरनेट को किस लिस्ट में डालते? तब आपको ऐसी भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते थे कि इंटरनेट जैसी चीज आएगी, है ना? तो वो सारे मैटर्स जैसे एआई तो पहले कुछ था ही नहीं, आज एआई है सब कुछ, मैं रियल हूं, एआई नहीं हूं। तो वो सारे मैटर्स जिन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वो यूनियन गवर्नमेंट वाले मैटर्स जो हैं वो उस पे उन पे लॉस कौन बनाएगा? तो सॉरी यार, वो सारे मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए उन्हें आप रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहेंगे, उन्हें आप रेसिडरी मैटर्स कहेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज। तो यूनियन गवर्नमेंट इन पे लॉज बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है इन पे लॉज बनाने का। इन्हें रेसिडरी सब्जेक्ट्स, रेसिडरी लिस्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये आपके क्या होगा, ये आपके 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब वो जो सेकंड और थर्ड फीचर है ना कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन, है इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है। और इनके अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन के साथ में आपको क्या देखने को मिलता है कि वो होता है, इनके अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है और इनमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ये, ठीक है। ईच लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है वो उनकी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। गॉट इट? बताओ, क्लियर हुआ? बताओ 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 बताओ, पानी पी लेते हैं चलो इस बात पे। दूसरा फीचर क्लियर हो गया? तो यस, दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब क्या और? तो वही फीचर्स रिकॉल करो। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, मतलब कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकती है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। तो वही चीज यहां पे भी आ रही है, आपको फीचर में देखने को मिलेगी अभी। वही चीज यहां पे भी आ रही है, एंड दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। यही चीज अगर यहां आएगी तो यही चीजें इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो जैसे अगर अपन देखें, ये थर्ड अभी पढ़ाऊंगा, रुकना। प्रोसेस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट यूनिलेटरल, मतलब कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारी कंट्री में अगर मान लो कुछ चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए पहले लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में। और राज्यसभा क्या है? स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप स्टेट का भी वो ले रहे हो, क्या ले रहे हो? वोटिंग ले रहे हो। और साथ ही साथ कुछ कुछ केसेस में तो जैसे अगर 28 स्टेट्स है तो आपको 15 स्टेट्स का क्या चाहिए रहेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कंफर्मेशन चाहिए रहेगा, जब जीएसटी बदलने की बात आई थी तो, जैसे, है ना। तो प्रोसेस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट यूनिलैटरल, आप एक तरफा नहीं बदल सकते। यूनिलैटरल मतलब कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती है, आपको मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगी, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। तो अगेन जो वहां फीचर था कि फंडामेंटल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, है ना, ये तो फंडामेंटल प्रोविजंस जो है वो यूनिलैटरली नहीं बदले जा सकते बाय वन लेवल, तो वो आपको यहां होते दिख रहा है। तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू इंपोज टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, इनके पास में पावर टू इंपोज टैक्सेस है। मतलब क्या है? थर्ड फीचर भी बताऊंगा। जैसे अपन देखा था ना, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव इट्स ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। समझ गए? फिर छठवां जैसे देखोगे तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट आपको क्या देखने को मिलता है? इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट कोर्ट्स एक्ट एज एन एम्पायर। वो फीचर था फेडरलिज्म का। हमारे यहां भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स, अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो गए, आपस में अगर डिस्प्यूट हो गए, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने का काम आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट जो है, ऑल दीज पॉइंट्स आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग वैलिड रेफरेंस इन प्रूविंग दिस that India is a federal country. These are the points which makes India a federal country. ये सारी चीजें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ आई? ठीक है, अब जैसे एक थर्ड फीचर ये भी है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री, ठीक है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो आपको देखने को मिलता है कैसे, तो आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में ना कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है, कुछ स्टेट्स के पास नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कहां देखने को मिलेगा? वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज एंड डिफरेंट पावर्स टू डिफरेंट स्टेट्स, तो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग पावर है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे स्पेशल स्टेटस है, तो क्योंकि वहां के लैंड राइट्स को या फिर इंडिजीनियस पीपल के कल्चर को बचाना है, तो उस कारण से वहां पे उन्हें स्पेशल पावर देना पड़ती है। तो अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर होता तो सबकी बराबर पावर होती। तो ये भी एक फीचर है जो बताता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। समझ में आया? तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के सारे फीचर्स क्लियर हो गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ओ वेदांत सोनी, बंदूक उठाऊंगा? मैप कब कराएंगे? मैप सबसे आखिरी में कराऊंगा बाबू। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो वो सारे फीचर्स अपन ने इंडिया के केस में अप्लाई करके देखे तो हमें पता चलता है कि यस, इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टियर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के फॉर्म में चेक, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। सेकंड, आप देख रहे हैं तो इंडिया में क्या पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर आपको देखने को मिल रही है। वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो है, तो उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और रेसिडरी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग पावर है, वो स्पेसिफाइड है। थर्ड, इंडिया आपको देखने को मिलता है कि एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को अलग अलग पावर दी है, यूनियन टेरिटरीज के पास सेंट्रल का कंट्रोल है। तो ये भी दर्शाता है कि इंडिया एक फेडरेशन है टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरिज्म, ठीक है, मतलब एक ऐसी फेडरेशन है इंडिया जो कि सेंटर को ज्यादा पावर देती है थोड़ा, ठीक है। फिर क्या है, इंडिया एक फेडरेशन ऐसे भी है कि इंडिया में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो आप यूनिलैटरली नहीं बदल सकते हो बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, दे हैव पावर टू इंपोज टैक्सेस, कि वो टैक्स लगा सकती है, वो एक तरफा चीजें बदलेगी नहीं, ठीक है। तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू इंपोज टैक्सेस। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स, तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये इंडिया की पूरी कहानी है। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ इसी बात पे। ये प्रूव होगा कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब इस सवाल का जवाब दो। हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन? ठीक है, चूज द मोस्ट suitable option from the following: by allowing states to exercise complete autonomy on all issues, by ensuring a division of power between center and state, by allowing all decision making process under union government, by giving more power to local government in comparison to the states. बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस, और ये 2025 में आया, इसी साल आया ये क्वेश्चन। बैलेंस कैसे बनाती है इंडिया? पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड सुभाषमिता साहू, सुभाषमिता साहू, हर्ष, तन्मय, रेहान मेमान, रिचा दमा, अशिमा, दशमीत, प्रियांश राज, पल्लवी और रितेश, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे, इनके लिए तालियां बजा दो पिछले वाले क्वेश्चन में। समझ में आ गया ना यहां तक? अंकुश बेटा क्या समझ में आया बताओ मुझे। है ना? तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे, देखो दो चीजें, कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये तो प्रूव हो गया, लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में कार है, तो कार होना एक अलग चीज है, लेकिन आपको कार चलाते आती है नहीं आती, ये अलग चीज है। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये एक अलग चीज है, लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म को सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है या नहीं किया जाता, वो एक अलग चीज है। जैसे चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है ना, 9th में पढ़ा है आपने,
लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी जिस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, तो क्या वो चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है? समझ गया ना पॉइंट? तो दिस इज द कैच, ये कैच है यहां पे। तो इस कैच को आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, समझना है, सॉल्व करना है। तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वो एक अलग टॉपिक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री वो एक अलग टॉपिक है। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो वो फीचर अप्लाई हो रहे देख लिया, लेकिन उन फीचर्स को हम रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये चीज ये तय करेगी कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है। मतलब इंडिया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, ये तय करेगी, है ना। तो अगला टॉपिक आपका यही है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। मैं बिल्कुल आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हें हेडिंग समझ में नहीं आएगी, दोनों हेडिंग में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को दोनों हेडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया, फिर आपको हाथी से मिलवाऊंगा तुम्हें, जल्दी बताओ। पिकाजो तो चित्त पड़ा है आज। एक और चीज दिखाऊं, लिपस्टिक वाली बंदूक देखी तुमने? लिपस्टिक, लिपस्टिक वाली बंदूक, लिपस्टिक वाली बंदूक दिखा दो। हाँ जी, हेडिंग कितने बच्चों को समझ में आई है? देखो इस बंदूक में ऊपर की तरफ तुम्हें लिपस्टिक की गोली देखने को मिल रही है। बताओ इसमें गोली चलती हुई है, चला के देखो, है ना, खतरनाक। हाँ, पिछले वाले पोल का लीडर बोर्ड बता रहा हूं, पहले ये बता दो तुम कि तुम्हें हेडिंग समझ में आई। वाह वाह वाह, पिछले वाले लीडर बोर्ड पर फर्स्ट पोजीशन पे दिशा जी, सेकंड पोजीशन पे भव्य पारिक, गौरी बिजलवान, ऑल इंडिया रैंक, तेरा घर, क्या है ये, इस लीडर बोर्ड में क्या हो गया भाई? ठीक है, भैयू जी, सर मैं अनु, दीक्षा अग्रवाल, आशिमा और दीक्षा सिंह। वाह यार, इस लीडर बोर्ड पे, सेकंड वाले लीडर बोर्ड पे क्या हुआ, इतने सारे बच्चे? बी था उसका राइट आंसर, वेरी गुड। तो पिछले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बी था, ठीक है, बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सही था। अब मुझे ये बता दो तुम जरा, हेडिंग समझ में आई कि नहीं? और ज्यादा मस्ती मत करो। मार मार के ना चमगादड़ बना दूंगा। नहीं आया, चलो एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। कैमरे में मारो, अब कैमरा फोड़ दूं मैं, कैमरे में गोली चला दूं उसमें, है ना, दुष्ट बच्चे। तो अब देखो, सुनो मेरी बात क्या है। पहले वाले पॉइंट में हम ये देख रहे थे बस, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या चीज बनाती है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है भी कि नहीं है, ये चेक कर रहे थे अपन। अब हमने दूसरे पॉइंट में देखना है कि इंडिया फेडरल कंट्री तो है, पक्की बात है। मतलब जैसे वही कि पहले तो अपन ये चेक कर रहे थे तुम्हारे घर कार है कि भी नहीं है, तो कार है वो तो देख लिया अपन ने, लेकिन क्या तुम्हें कार चलाते आती नहीं आती, वो अब अपन दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं। तो इंडिया फेडरल कंट्री है कि भी नहीं है? है, फेडरल कंट्री है इंडिया। लेकिन इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, मतलब एक चीज पेपर पे होना और दूसरी चीज हकीकत में होना, अलग अलग चीजें होती है। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो प्रैक्टिस इन इंडिया मतलब कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, दैट इज द पॉइंट। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, वो चीज अपन यहां पे समझने वाले कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो वो वाले टॉपिक को समझना है अपने को। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स अलोन आर नॉट इनफ फॉर फेडरलिज्म टू सक्सीड इन इंडिया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स हो जाने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, वो चीज बता रहे हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म लिख देने से आप फेडरलिज्म, आप एक फेडरल कंट्री नहीं कहला जाओगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स अलोन आर नॉट इनफ फॉर फेडरलिज्म टू सक्सीड इन इंडिया, ठीक है। सिर्फ अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक, अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होना इज नॉट सफिशिएंट। इट्स रियल सक्सेस कम्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट प्रमोट यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रही होगी कि नहीं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का पॉइंट्स मैं समझा देता हूं सबसे पहले सिंपल भाषा में, कि लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया, तमिलनाडु बना दिया, आंध्रा, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में कन्नड़ा बोली जाती है तो कर्नाटका बना है, ठीक, केरला में मलयालम है तो केरला बना हुआ है,
तो हमने लैंग्वेज के आधार पर, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाते चले गए। ठीक है, हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाते चले गए। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आपने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए। क्लियर हुआ? तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्लियर हुआ। जल्दी बताओ कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपने स्टेट बनाया, उसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना बोलते हैं। अब इससे फेडरलिज्म का क्या लेना देना सर? तो समझना फेडरलिज्म क्या है। हमने देखा फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव क्या थे फीचर में, कि आप यू आर स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एट द सेम टाइम अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी। तो जो अलग अलग डाइवर्सिटी उसको आप अकोमोडेट भी कर रहे हो और कंट्री को यूनिटी से भी बांध रहे हो। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ द कंट्री भी बढ़ा रहे हो और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट भी कर रहे हो। ये चीजें होती है, दो चीजें। ठीक, तो वही दो चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बनाए जाते हैं उससे आप क्या कर रहे हो ना कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करो और उनको उनकी ऑटोनॉमी भी दे रहे हो। मतलब आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के उनको ये प्रूव कर रहे हो कि हाँ, क्या होगा दोस्त, ग्लिच आया था क्या? ये वायर वायर पे तो नहीं चढ़ गया था ना? ठीक है, लैग आया था क्या बीच में? अभी सही है? अभी सही है? मुझे तो अभी सही दिख रहा है यार, स्क्रीन में हुआ था। अभी क्लियर है? एमपी कौन सी लैंग्वेज से बना था सर? एमपी सारी लैंग्वेज से बना था। मध्य प्रदेश में भाषा वाला कोई लफड़ा है ही नहीं, मध्य प्रदेश में सारी भाषाएं सही हैं। आई थिंक नाउ इट्स गुड। हाँ, रिपीट कर रहा हूं बाबू, वापिस रिपीट कर रहा हूं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब सिंपल ये है कि आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए, और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने से फेडरलिज्म कैसे मजबूत हुआ सर? तो सिंपल चीज है जो हमने फीचर ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ा था कि आपको क्या करना है ना, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, बट एट द सेम टाइम आपको यूनिटी ऑफ द कंट्री को भी सेफगार्ड करना और स्ट्रेंथन करना है। तो जब आप भाषा के आधार पर स्टेट बनाओगे तो आपने क्या बोला कि महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं कि मराठी के हिसाब से महाराष्ट्र बना दो, हमने बोल दिया ठीक है, मराठी के हिसाब से ये लो महाराष्ट्र, लेकिन तुम महाराष्ट्र भी हो और तुम भारत भी हो। समझ में आया? तो तुम भारत का भी हिस्सा हो। तो आपने रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर दिया, एट द सेम टाइम आपने कंट्री को यूनिफाई भी कर लिया। ठीक है, तो वही है कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए। तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज अ मेजर टेस्ट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना वाज वन ऑफ द मेजर टेस्ट। ठीक है, इंडियाज पॉलिटिकल मैप हैज चेंज ग्रेटली सिंस 1947। 1947 से आप देखेंगे तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत बदला है बार बार। ठीक है, शुरुआत में हमारे मात्र 14 स्टेट्स थे, आज 28 है, डबल हो गए। 70 सालों में स्टेट्स डबल कैसे हुए? तो मेनी ओल्ड स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड एंड न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड। स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हुई है, ठीक है, सो दैट पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज कुड लिव टुगेदर। जैसे पहले क्या था, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, फिर गुजरात में गुजराती बोलने वालों को अलग कर दिया, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों को अलग कर दिया। some states were formed based on culture, ethnicity and geography। कुछ स्टेट्स बनाए गए कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के हिसाब से। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही था, लेकिन फिर क्या हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया, उत्तराखंड बना दिया। ठीक है, प्लेन वाले एरिया को उत्तर प्रदेश रहने दिया। फिर जैसे अगर आप देखोगे नागालैंड, तो यहाँ पे पूरी ट्राइब्स थी, नागा ट्राइब्स के लिए नागालैंड, मिजो ट्राइब्स के लिए मिजोरम। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरियन, मतलब मणिपुर में अलग ट्राइब है। जैसे तो ये क्या करा आपने, ट्राइब्स के कल्चर के हिसाब से अलग अलग वो कर दिया। तो सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से आपने स्टेट्स नहीं बनाए, आपने कल्चर के हिसाब से भी स्टेट्स बनाए। इनिशियली लीडर्स फियर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड ब्रेक द कंट्री। शुरुआत में लीडर्स को डर भी लगा कि आज इन्होंने उंगली पकड़ी है, कल पोछा पकड़ेंगे, पूरा हाथ खींच लेंगे। तो शुरुआत में लीडर्स को डर था कि आज आप इनको स्टेट बना के दे रहे हो, कल को इंडिपेंडेंस मांगने लगेंगे कि अलग कर दो हमारे देश को, एक अलग देश बनाओ। लोग बोलने लगेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग देश बनाओ, या फिर पंजाब बोलेंगे कि पंजाब को एक अलग देश बना दो, पंजाबी बोलने वालों को एक आपने पंजाब दे दिया, वो अलग एक कंट्री चाहेंगे। तो इनिशियली लोगों को डर था, लीडर्स को डर था। ठीक है, दी सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज्ड इट एट फर्स्ट। तो शुरुआत में भैया बहुत लड़ाई चली, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर प्रेशर बढ़ा, बनाना पड़ा। और स्टेट जब बनाया तो बाद में लेकिन समझ में आया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने से ऐसा हुआ कि उस स्टेट में उस लैंग्वेज को ही, मतलब उस स्टेट में वही लैंग्वेज चलती है,
तो लोगों का एक्सपीरियंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने में लोकल लेवल पे बेटर हुआ, ठीक है। तो लेटर एक्सपीरियंस शोड दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स इंक्रीज्ड यूनिटी एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। मतलब महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र का भी हिस्सा है और वो देश का भी हिस्सा है, तो आपने क्या करा ना, यूनिटी को और इंश्योर कर लिया कि लोगों को ये लगा कि नहीं नहीं यार, हमारा देश हमें हमारे कल्चर के लिए आजादी भी दे रहा है, एट द सेम टाइम आप देश का हिस्सा भी हो। तो इससे कंट्री की यूनिटी भी बढ़ी और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। समझ में आया? इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। क्लियर हुआ? जैसे खालिस्तान की जो डिमांड है वो इसी, मतलब ये डर थे लीडर्स के इनिशियली कि आज आप उंगली पकड़ाओगे पूरा हाथ खींच के ले जाएंगे, लेकिन इट टर्न आउट टू बी बेटर, ठीक है, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ। बंगाल बोलने वालों को वेस्ट बंगाल बना दिया। क्लियर हुआ? पंजाब और हरियाणा पहले एक ही था बेटा, फिर अलग अलग हुआ। पंजाबी बोलने वाले एरिया को पंजाब बना दिया और नॉन पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो था के तन्ने समझ ना आवे के, वो हरियाणा रह गया, ठीक है। तो वो हो गया। और लेकिन हाँ, कैपिटल के ऊपर लड़ाई थी, तो आज भी जैसे देखो चंडीगढ़ ही कैपिटल है, कॉमन कैपिटल रखी, ठीक है। तो ऐसे हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करा हमने, ठीक है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से काम नहीं चलता है ना, आपने ऑन ग्राउंड मुसीबतें समझी और उस हिसाब से प्रैक्टिस करा। तो दूसरी चीज जो ये बताती है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, तो दूसरी चीज है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरी चीज है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी इज अ मेजर टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का एक और अगला मेजर टेस्ट जो है वो है लैंग्वेज पॉलिसी का सिस्टम। लैंग्वेज पॉलिसी का सिस्टम क्या कहता है भाई साहब? तो लैंग्वेज पॉलिसी इज अ मेजर टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। नो लैंग्वेज इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। हमने किसी भी भाषा को, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है ही नहीं इंडिया में। हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देते तो बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है वो क्या बोलती, वाह शैम्पी वाह कर दी, ठीक है, दोगलापन ना। तो क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते तो यू कैन नॉट डिक्लेयर वन लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज वालों को बुरा लग जाएगा। श्रीलंका में आपने देख लिया एक एक्सपीरियंस कि जब आप एक लैंग्वेज को फोकस करोगे, प्रमोट करोगे, तो दूसरी लैंग्वेज वाले लोग क्या करेंगे, एलिनिएटेड फील करेंगे और आपस में लड़ाई होगी। तो इसीलिए हमने लैंग्वेज पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी, नो नेशनल लैंग्वेज वाली पॉलिसी, कि सारी लैंग्वेजेस जो होगी वो क्या होगी, सारी लैंग्वेजेस जो होगी उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का एक सिस्टम बिठाया जहां पे जैसे हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, बट ओनली अबाउट 40% पीपल स्पीक हिंदी, ठीक है, एज इट स्पीक हिंदी इट एज देयर मदर टंग, ठीक है। तो मात्र 40% लोगों की ही मातृभाषा हिंदी है, बाकी लोगों की मातृभाषा अलग अलग है। कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मणिपुरी बोलता है। तो इसी के लिए हमने क्या करा कि हिंदी के अलावा भी, जैसे अगर आप देखेंगे तो हिंदी को इंक्लूड करके 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा किया। तो अगर आप सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हो तो आप हिंदी और हिंदी के अलावा और 21 भाषाएं, मतलब टोटल 22 भाषाएं जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ने इनको प्रोटेक्शन दिया कि आप इन भाषाओं में भी एग्जाम दे सकते हो। ये भाषाएं भी जो है रीजनल लेवल पे भी डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स कैन बी रिटन इन एनी शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो जो लैंग्वेज को लेके हमने फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडॉप्ट करी ना, इसने हमारी कंट्री में ट्रू सेंस में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में मदद करवाई है। हम रिजिड नहीं हुए। लिंग्विस्टिक स्टेट एक चीज हो गया, दूसरा हो गया लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी। तो अब लैंग्वेज इश्यूज जैसे अगर आप देखोगे ना, तो स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप कैसे रिजॉल्व किया हमने, देखो इस प्रॉब्लम को कि स्टेट में अपनी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है अलॉन्ग विथ इंग्लिश। तो आप क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र जाइए तो मराठी और इंग्लिश में काम चल रहा है, आप तमिलनाडु जाइए तो तमिल और इंग्लिश भाषा में काम चल रहा है, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज रख दिया आपने और ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपने शेड्यूल लैंग्वेज बहुत सारी रख दी, हिंदी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रख दिया। तो स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट वर्क। इंग्लिश वाज सपोज्ड टू एंड इन 1965, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने बोला कि ना, हिंदी अलॉन्ग विथ इंग्लिश चलना चाहिए। तो हमने इंग्लिश को भी फिर एक्सटेंड करा कि इंग्लिश को भी चलने तो एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो आफ्टर प्रोटेस्ट स्पेशली इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप बोलते कि 1965 के बाद में इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और तमिल रहेगी, तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वो कैसे काम करेंगे। तो स्टेट की रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ में हिंदी इंग्लिश जो उनको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाज अलाउड टू कंटिन्यू विथ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो, आप देखते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है, हिंदी का प्रमोशन करती है कभी। तो हिंदी का प्रमोशन डज नॉट मीन कि आप इंपोज कर रहे हो, समझना। मैं अगर आपसे यूट्यूब पे आके बोल रहा हूं
कि हम लोग 45 दिन तक पढ़ने वाले हैं अभय बैच में बेहतरीन तरह से। इसका मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि मैं बंदूक दिखा रहा हूं तुम्हें, चलो अभय बैच में चलो, नहीं ना। प्रमोशन डज नॉट मीन्स इम्पोजिशन। स्वेच्छा से आए हो ना, आपको किसी ने जबरदस्ती तेरे बैच दिलवाया, तो वही चीज आपको समझना होगी कि हिंदी का प्रमोशन इज कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दैट डज नॉट मीन कि हिंदी किसी के ऊपर थोपी जा रही है। सिमिलरली ये दूसरे स्टेट्स को भी समझना चाहिए और दूसरी लैंग्वेजेस को भी, कि आप जब किसी एक भाषा का प्रमोशन करो तो इट शुड नॉट मीन्स इंपोजिशन। ठीक है, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इंपोज एनी लैंग्वेज ऑन एनीबॉडी। ठीक है, वेयर पीपल आस्क स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर हुआ? तो दिस फ्लेक्सिबल पॉलिसी हेल्प्ड इंडिया अवॉइड लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स लाइक इन श्रीलंका। और जो हमने लैंग्वेज के लिए इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडॉप्ट करी ना, इसका परिणाम, इसका एडवांटेज क्या मिला कि हमारी कंट्री में श्रीलंका जैसी दंगे फसाद नहीं मचे। लैंग्वेज पॉलिसी समझ में आया? बताओ। फिर अपन आएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, तीसरा तरीका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, आप सर मुझे आपके सारे टॉयज चाहिए, ब्रह्मास्त्र के साथ भेज दो। अब भग जा। चलो, 22 लैंग्वेज। सुनो मेरी बात, एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन भी बताते चलो कैसे आते हैं। जैसे क्या है ना, अभी पिछले साल या पिछले के पिछले साल, मतलब 25 में या 24 में, थोड़ा भूल रहा हूं, तो ये टेबल लोग इग्नोर कर देते थे। इस टेबल पे से आगे की शेड्यूल लैंग्वेज इनमें से कौन कौन सी नहीं है बताओ, या कौन कौन सी है। तो देखो, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। तुम बोलोगे नेपाल, हाँ भाई साहब, 0.24% लोग जो हमारी कंट्री में नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं जो हैं ये शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो अलोंग विथ हिंदी आपको ये भाषाएं देखने को मिलेगी जो हमारी कंट्री में, जिसको शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो दिल्ली कैसे बना था? दिल्ली तो ब्रिटिशर्स के, दिल्ली नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स तो क्या है, ब्रिटिशर्स तो अभी आए और गए। दिल्ली बाबू तुम देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान के समय से सेंटर ऑफ दी, मतलब कैपिटल ऑफ दी, जो पूरा आर्यवर्त रहा है ना, वो रहा है, हिंदुस्तान का कैपिटल रहा है। दिल्ली का तख्त जो है तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जितने भी पावर चेंज हुए हैं। तो सिंस दी तोमर डायनेस्टी, पृथ्वीराज चौहान के समय से आप जैसे देखोगे तो ये दिल्ली सुल्तान आए, शक हूं जो भी आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, तो सबने फिर वो दिल्ली को ही वो रखा। चलो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सिंपल चीज है, देखो दो इमेजेस देखना है। 1990s के पहले सेंटर स्टेट रिलेशन ऐसा था, 1990s के बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन ऐसा था। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। 1990s के पहले लड़ते थे, क्यों लड़ते थे समझना। फेडरलिज्म क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग फेडरलिज्म है, और अच्छे से प्यार मोहब्बत से पावर शेयरिंग हो वो अच्छा फेडरलिज्म है ना। अच्छे से प्यार मोहब्बत से पावर शेयरिंग हो वो फेडरलिज्म है। ठीक है, वो फेडरलिज्म है। लेकिन क्या होता है कि 1990 के पहले अगर आप देखोगे ना, तो उनके बीच में पार्टी, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे से बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मान लो कि सेंट्रल लेवल पे अगर जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो हुआ भी है 1947 से आप देखोगे तो 1977 तक जो है दबदबा रहा कांग्रेस का। अब सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और कांग्रेस लेवल को कांग्रेस को किसी और की जरूरत भी नहीं होती थी, अकेले सरकार बना लेते थे वो। ठीक है, अकेले सरकार बना लेते थे। अगर मान लो किसी स्टेट में गलती से कांग्रेस के अलावा, स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन अगर किसी स्टेट में गलती से कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार बन गई, तो जो सेंट्रल लेवल की कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी ना, वो बोलती थी रुक जा, बताते हैं तुझे। क्यों? क्योंकि उनका वर्चस्व है, अकेले उनका दबदबा है सेंट्रल लेवल पे, अकेले बनाई थी उन्होंने सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दम पे। तो दूसरी छोटी मोटी पार्टी जो स्टेट्स में आ जाती थी ना, उन पार्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कुदाने की कोशिश करती थी कि इनको हटा दो। ठीक है, तो सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट दी सेंटर एंड दी मोस्ट ऑफ द स्टेट। और अगर इन केस, अगर किसी स्टेट में रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, इन केस इफ द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट,
देन द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। तो वो जो पार्टी सेंटर पे रूल करती थी ना, वो देख लेती क्या ये कहीं बीच में गलत, अपनी पार्टी नहीं है दूसरे की पार्टी घुस गई है, इस पार्टी का कुचुम्बर बना देते हैं। तो अब जब क्या हो रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लड़ रहे हैं आपस में इस चीज को लेके, तो दिखती बात है कि फेडरलिज्म की स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया में 1990s, सॉरी, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया में आप सेंटर स्टेट रिलेशन भी लिखोगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस बिफोर 1990s वर नॉट अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को ने ताक पे रख दिया था क्योंकि सेंटर हमेशा स्टेट्स को हटाने की कोशिश करता था क्योंकि सेंटर पावरफुल होता था। लेकिन 1990s के बाद क्या होता है, 1990s के बाद में कोई एक पार्टी को सेंट्रल लेवल पे ज्यादा पावर मिलती नहीं है। सेंट्रल लेवल पे पावर नहीं मिलती का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आज आप देखोगे तो आज अकेली बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है, तो बीजेपी को बिहार का इलेक्शन जीतना था एड़ी चोटी का जोर लगा के। क्यों? अगर बिहार का इलेक्शन हार जाते तो उनका जो पार्टनर है, ठीक है, तो नीतीश चाचा जो है, तो वो उन्हें सपोर्ट दिया है ना, किसको? उन्होंने सपोर्ट दिया है बीजेपी को इन नेशनल गवर्नमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? नेशनल गवर्नमेंट मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको कितनी चाहिए रहती? 271 प्लस सीट्स चाहिए रहेगी, 71 प्लस सीट्स चाहिए रहेगी। अब आप मान लो किसी एक पार्टी को, ठीक है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे अभी बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो बीजेपी क्या करती है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है तेलंगाना का उनका, रेड्डी और नीतीश कुमार, इन लोगों की पार्टीज का समर्थन लेती है, और तेलुगु देशम पार्टी और इनका, और इन पार्टीज का सपोर्ट लेके क्या करती है, सरकार बनाती है। इन पार्टीज का सपोर्ट लेके सरकार बनाती है। तो अब क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही किसी की भी हो, लेकिन वो स्टेट की दूसरी दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बना रही है। अब साथ मिलकर सरकार बना रही है ना, तो आप क्या कर, साथ मिलकर सरकार बनी है तो आपको उन स्टेट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, भले ही दूसरी पार्टी हो, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते जैसा आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो विद द बिगिनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट 1990s के बाद में कोलिजन गवर्नमेंट बनना शुरू हुई। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो मल्टीपल पार्टीज एक साथ आके सरकार बनाती है। तो विद द बिगिनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट अलायंस बनाना शुरू हुआ, दोस्ती होना शुरू हुई है सेंट्रल लेवल पे स्टेट की पार्टीज के साथ में मिलकर गठबंधन बना के सरकार बनाना पड़ रही है। एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। इससे क्या हुआ ना, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे 1990s के बाद से जो उत्तर प्रदेश की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो इनकी पूछ परख बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये पार्टीज अब नेशनल लेवल पे सरकार बनाने में और गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी थी, है ना, इस मैजिकल फिगर को अचीव करने के लिए। तो विद द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज्ड। अब जब रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग बढ़ेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, तो क्या होगा, फेडरलिज्म स्ट्रांग होगा। तो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, कि सेंटर स्टेट रिलेशन पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स बदले। समझ गए? बताइए, इसी बात पे सवाल का जवाब दो, बताओ झारखंड किस बेसिस पर बना? देखो, बिहार और झारखंड पहले एक ही थे, फिर क्या हुआ, जो माइन वाला एरिया था ना, वही ज्योग्राफिकल फैक्टर है जहां पे मिनरल्स वगैरह थे, उसको अलग करके, मिनरल्स वगैरह वाले क्षेत्र को अलग करके क्या कर दिया, झारखंड बना दिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन फेडरेशन। ठीक है, पोल दे रहा हूं मैं। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश कैन बी यूज्ड अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। क्या लगता है तुम्हें गाइस? ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ये ऑप्शन गलत नहीं है, सब सही है। जल्दी, पिछले वाले का लीडर बोर्ड तो पढ़ लिया था। डी 52% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, हिंदी को आइडेंटिफाई किया ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, सही है, ऑफिशियल है, नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है।
बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस आर देयर, इंग्लिश कैन बी यूज्ड अलोंग विद हिंदी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। चलो, साइड नहीं हटे तो गलत ऑप्शन हो गया। अबे चले जा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है आंसर गलत दे दिया तो बोल रहे कि आप बीच में आ गए थे। ऑप्शन गलत क्यों लिख रहे हैं इसमें तुम? चलो लीडर बोर्ड देखोगे। लीडर बोर्ड में गौरी बिजलवान, निशा मीना, शुभस्मिता साहू, आयुष, अजिंक्य, सौम्या, रेहान, अलंकृत। अब तुम्हारे नाम में स्पेस नहीं है तो आगे का दिखता ही नहीं मुझे, लीडर इतना ही दिखता ना आधा। अलंकृत कौशल है शायद। आशिमा और उत्कर्ष, क्या बात है, आज तो रिपीट मार रहे हैं बच्चे। गौरी ने कुछ तो वो ढूंढ के रखा है स्ट्रेटेजी की, वो एकदम ऐसा F1 रेस वाले जो रहते हैं ड्राइवर, टंग से जैसी पोल आता वैसे ही सेलेक्ट कर लेती गौरी। ठीक है, अब आ जाओ। तो ये इतना पढ़ लिया अपन ने, क्या क्या देख लिया। देखो फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, ये सब कुछ तो पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में इंडिया फेडरल कंट्री है क्या, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वो देख लिया। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, वो देख लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे केस में क्या हुआ था, हमारी कंट्री में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट तो पहले से थे, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल तो था। तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। कब? 1992 में हमने कुछ कदम उठाए और तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया। ठीक है, तो 1992 में हमने कुछ कदम उठाए और तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया। तो यहां आपको अब वही पढ़ना है और समझना है कि जो तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने ऐड किया तो वो कैसे ऐड किया, क्यों ऐड किया, और उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कैसे हुआ, वो सारी चीजें। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले कि व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिक्वायर्ड। तो इंडिया कैन नॉट बी मैनेज्ड ओनली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इतना बड़ा देश है, ठीक है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इट कैन नॉट बी मैनेज जस्ट बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती है ना। इंडियन स्टेट्स आर वेरी लार्ज एंड डाइवर्स इन पॉपुलेशन एंड एरिया। तो इंडियन स्टेट्स जो है वो बहुत बड़े हैं, दे आर वेरी डाइवर्स इन कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज, कल्चर, पॉपुलेशन, हर सेंस में डाइवर्स है। सो पावर शेयरिंग इज नीडेड विद इन स्टेट्स एज वेल। तो आपको स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयर करना होगी। तो हमने जैसे स्टेट्स के अंदर क्या बना दी, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, है ना, हमने लोकल लेवल तक पावर शेयर करी। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ थर्ड टियर कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी से हमने क्या किया, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को अपन क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कहा जाएगा लोकल गवर्नमेंट। तो वो लोकल गवर्नमेंट हमने बनाया। ठीक है, वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपन ने बनाया, क्रिएट किया। तो वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसी को अपन को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। क्लियर हुआ? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो उसी को पढ़ना है, समझना है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। अब जब आप क्या कर रहे हो, जब आप पावर ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और लोकल बॉडीज को पावर दे रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, गिविंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट टू दी लोकल बॉडीज इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। समझ गए? टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू दी लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल लेवल को देते हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? अब क्यों देना है लोकल लेवल पे पावर? बहुत सिंपल है कि क्यों जरूरत थी। तो जो जरूरत थी उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लिया गया, लोकल लेवल को दिया गया। अब लोकल लेवल को देने के बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, अब एक गांव में हैंडपंप लगाना है कि वहां स्कूल की मरम्मत करवाना है, ये कौन तय करेगा? तो एक गांव में हैंडपंप लगाना है कि स्कूल की मरम्मत करवाना है, ये कौन तय करेगा? तो इस चीज को आप बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं एट लोकल लेवल। ठीक है, इसको आप लोकल लेवल पे ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? दिस कैन बी बेटर सॉल्व एट द लोकल लेवल। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व एट लोकल लेवल। तो इस सेंस में लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। फाइन, पीपल नो देयर लोकल इश्यूज बेटर एंड कैन मैनेज मनी एफिशिएंटली। ठीक है, तो जो जनता है वो लोकल लेवल पे ज्यादा बेटर जानती है कि उनको कैसे रिसोर्सेज यूज करना है। डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। जब आप आपके लोकल लीडर को खुद चूज कर रहे हो, लोकल लेवल पे अकाउंटेबल है कि वो शाम में जा रहा है उधर से
गांव का सरपंच भैंस लेके जा रहा है तो आप बोलोगे सरपंच साहब क्या हो रहा है, ये रोड कब बनेगी। तो आप जब डिसेंट्रलाइजेशन करते हो ना, सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल पे देते हो, तो लोग अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी तेज होता है। इट हेल्प्स टू अचीव गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोग अपनी सरकारें खुद बनाए खुद चलाएं वाला जो गोल है ना हमारा, वो सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को आप अचीव कर पा रहे हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, महात्मा गांधी का एक आइडिया था ग्राम स्वराज का, कि आप देश को ऊपर से नीचे चलाने की कोशिश मत करो, नीचे से ऊपर चलाओ, ठीक है, ग्राम स्वराज अचीव करने की कोशिश करो। तो ये सारे कारण हैं जिन कारणों से ये सिद्ध होता है कि लोकल गवर्नमेंट के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। और इसी चीज को अचीव करने के लिए, देखो सवाल कहीं से भी आ जाए, मैंने बहुत ब्रेक डाउन कर दिया, इसी चीज को अचीव करने के लिए हमारी सरकार मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, ठीक है, कुछ स्टेप्स लिए गए। देयर वर सर्टेन स्टेप्स व्हिच वर टेकन इन 1992। तो 1992 में कुछ स्टेप्स लिए गए, और जिन स्टेप्स को लेने के बाद हमने क्या किया, जिन स्टेप्स को हमने लेने के बाद में डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया हमारी कंट्री में। और वो क्या स्टेप्स लिए, तो जैसे अगर आप देखोगे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी करवा दिया कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। अब पहले क्या होता था, लोकल लेवल के इलेक्शन आज हो गए, अब 15 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन नहीं, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और ये इंश्योर किया गया कि अब इलेक्शंस रेगुलर हो। अगेन यहां से क्वेश्चन आता है, चांद सितारे, ठीक है, टीकी चंदी बंधन जो भी लगाना है सब लगा लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन 1992 टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मेड इन 1992। तो कैसे भी सवाल पूछ ले, सवाल बहरूपिया है। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमने इलेक्शंस रेगुलर कर दिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकल इलेक्शंस में अब सीट्स रिजर्व कर दी, कि लोकल इलेक्शंस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग जो, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी, कि ऐसा है कि गांव के लेवल पे जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे आने का और कम मौका मिलता है, क्योंकि अपर कास्ट जो ज्यादा डोमिनेट करती है, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व करी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए। 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करी, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, जैसे कंट्री में इलेक्शन करवाना हो तो नेशनल इलेक्शन कमीशन है जो कंट्री के नेशनल लेवल के इलेक्शन, स्टेट लेवल के इलेक्शंस करवाता है, लेकिन अब एक स्टेट के अंदर अगर लोकल लेवल के इलेक्शंस करवाना है ना, पंचायत के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी के, तो उसी के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया गया, जिसका काम होगा लोकल लेवल के इलेक्शंस करवाना। और साथ ही साथ पावर और रेवेन्यू जो है वाज टू बी शेयर्ड विद द लोकल गवर्नमेंट। बिना दांत का शेर किस काम का, ठीक है, बिना दांत का शेर किसी काम का नहीं, आप उसके मुंह में हाथ डाल दोगे, गुलू गुलू करके दोगे अंदर, ठीक है, लेकिन अगर आप शेर बना रहे हो तो उसके दांत भी तो दो। तो शेर के दांत कैसे होते भाई साहब, कि आपने लोकल गवर्नमेंट जो बनाई है तो उस लोकल गवर्नमेंट को पावर भी तो दो। पावर कहां से आती, पावर कम्स विद मनी, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर और रेवेन्यू देना होगा स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट को। तो ये कुछ चेंजेस, ये कुछ स्टेप्स लिए गए 1992 में, जिससे हमने डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। बताओ क्या लीडर बोर्ड पढ़ूंगा, पहले बताओ 1/3 क्या होता है, मतलब टोटल सीट अगर 100 है तो 100 में से 33 विमेन होना चाहिए, ऐसा समझे, क्लियर हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। गौरी बिजलवार, निशा मीना, सुष्मिता साहू, आयुष, अजिंक्य, सौम्य, रहमान, अलंकृत, पढ़ तो दिया था ये लीडर बोर्ड, क्या गुंडा बनोगे तुम। अरे बुक में अगर 22 बिसाइड्स हिंदी लिखा है तो गलत लिखा है बुक में। अब देखो गिनो तुम यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो वो बिसाइड वर्ड गलत लिख दिया, क्या बोल सकते हैं, 22 अलॉन्ग विथ हिंदी, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बिसाइड्स 21 ही होंगे, हिंदी और 21 और, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इससे समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं बाबू, ये तो सब हो गया। हाँ, तो हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे आपने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी था, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स ली गई 1992 में, ये सब कुछ अपन ने देख लिया। अब ये सब कुछ देखने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, क्या हम अब आगे बढ़ेंगे अपन ग्राम पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में क्या सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम क्या है, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ।
तो दो स्तर पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, एक गांव के स्तर पे हुआ है और एक शहर के स्तर पे हुआ है। ठीक है, तो गांव के स्तर और शहर के स्तर दोनों स्तर पे अपन क्या करेंगे, मतलब दोनों ही लेवल पे अपन डिसेंट्रलाइजेशन को समझेंगे। यहां तक क्लियर है सब कुछ? बताओ बताओ चैप्टर कब खत्म होगा? बस दो टॉपिक और बचे, 10 मिनट और। सर आप किसी नगीना मैम को जानते हो क्या? नगीना? अबे कुछ भी। अभी श्रीवास्तव क्या चाहिए बेटा बताओ? संस्कृत में एन क्यों लिखा, मतलब उसका एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता कि कितने लोग संस्कृत बोलते हैं। एक तो अपने वो है ना संस्कृत वाले सर, पंकज सर, एक तो वो बोलते हैं। तुम पढ़ रहे हो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह सब पढ़ रहे हो व्यवस्थित? हाथी को चमगादड़ बनाओ सर। सपने देखते हो क्या ऐसे कि हाथी एकदम से चमगादड़ बन के उड़ गया? चलो आ जाओ देखो। तो लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, तो पहले अपन गांव वाला स्ट्रक्चर समझते हैं, पंचायती राज सिस्टम। मैं तुम्हें बहुत सिंपल समझाता हूं देखो। तो एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, कुछ दो छोटे छोटे गांव रहते हैं तो उनको दोनों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत क्या है बेसिकली? तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, जहां पे अगर आप एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज को जोड़ते हो तो एक ग्राम पंचायत बनती है। सब कीवर्ड में लिखा है मैंने। तो ग्राम पंचायत क्या है? तो when a single village or a group of village are clubbed together and the voters vote in that region and elect their representative, then that is known as ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, वोटर्स वोट देते हैं, वोट देने के बाद में क्या करते हैं, वो पंच को इलेक्ट करते हैं। तो जैसे एक पूरा गांव है तो पूरे गांव में से दो गलियों का एक पंच, दो गलियों का एक पंच, तो ऐसे कहीं कहीं पे क्या होता है, मल्टीपल पंच होते हैं, और मल्टीपल पंच में से एक व्यक्ति, जैसे चार लोग चुने गए पूरे गांव में से, और चार में से या पांच में से एक व्यक्ति को सरपंच बना देते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या है, एक गांव है, उस गांव में इलेक्शन होगा, इलेक्शन में आप पंच को चूज करेंगे, वार्ड मेंबर्स को, और उन पंच में से कोई एक सरपंच बन जाता है आपस में, है ना। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। दे आर डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द अडल्ट विलेजर्स। तो गांव के जो अडल्ट वोटर्स है ना, वो लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, और जो अडल्ट वोटर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज। तो उस गांव के लिए जो ग्राम पंचायत बनी वो मेजर डिसीजन लेगी। उस ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, जैसे पंच, सरपंच, उन्हें कौन चूज करता है, तो अडल्ट वोटर्स। तो जो अडल्ट वोटर्स है ना, मतलब पूरा गांव नहीं, पूरे गांव में जितने वोटर्स हैं, उन वोटर्स का एक ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, उस ग्रुप को कहा जाएगा ग्राम सभा। तो ऑल विलेज वोटर्स आर नोन एज ग्राम सभा, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा का क्या काम होता है ना, बेसिकली ग्राम सभा वोट देके उन्होंने पंचायत को चूज कर लिया है, और पंचायत में जो पंच सरपंच है वो लोग काम करते रहेंगे कि रोड बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, सब कुछ। लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक करने के लिए जो वोटर्स की ग्रुप है ना, जिसे हम ग्राम सभा कह रहे हैं, वो वोटर्स की ग्रुप क्या करती है, मीटिंग करती है 2-3 बार साल में, और ये पूछती है क्यों सरपंच जी काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ग्राम सभा एक तरह से एक ऐसी बॉडी है जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है ग्राम पंचायत की। पंच सरपंच सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए उनकी फील्डिंग सेट करने के लिए मीटिंग करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, सारे अडल्ट वोटर्स का एक ग्रुप है, समझ गए, सिंपल। इट अप्रूव्स द बजट एंड रिव्यूज द पंचायत वर्क। तो वही है कि ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो उसमें बजट वगैरह अप्रूव होता है, क्योंकि गांव के लोग ही है ना जो तय करेंगे कि कितना पैसा पंचायत कहां लगा रही है, सारा सब कुछ। साथ ही साथ क्या है कि पंचायत ने कितना काम किया, ये सारी चीजें रिव्यू करना, ये होता है ग्राम पंचायत का काम। ग्राम पंचायत क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने तुमको बताया ग्राम पंचायत है। अब ये रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है ना, तो दिस गोज स्ट्रेट अप टू जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। तो एक ग्राम पंचायत, वैसी एक और 2-3-4, तो कुछ ग्राम पंचायतें मिलके जब वो तहसील के ब्लॉक के लेवल पे आ जाती है ना, तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे तालुकाएं कहते हैं कहीं पे, या फिर कहीं पे उसको तहसील कहते हैं, या फिर कहीं पे उसको ब्लॉक कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तुम बताओ तुम्हारे स्टेट में क्या बोलते हैं। तो जब वही उस तहसील के अंदर की जितनी भी ग्राम पंचायत है, सारी ग्राम पंचायतों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बनती है क्या, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, या फिर मंडल परिषद, जो कहना है, ठीक है, अलग अलग नाम है, वही गंगाधरी शक्तिमान है ना, वैसा वाला सिस्टम है। तो एक
ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत, कहीं 4 ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायतें जब मिला दी जाती है ब्लॉक लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे या फिर मंडल लेवल पे, तो वो बनाती है पंचायत समिति, या फिर पंचायत समिति का में ब्लॉक समिति भी कह सकते हो उसको आप, मंडल पंचायत मंडल भी कह सकते हो, तो अलग अलग नाम है उसके, ठीक है। तो ये बनती है क्या, इंटरमीडिएट लेवल पे एक बॉडी। अब इसमें कौन आएगा, तो यही जो ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स है ना, वो लोग तय करते हैं कि पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल के लीडर्स कौन रहेंगे। अब वैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा पंचायत समिति, ब्लॉक्स और मंडल होंगे, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर के, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत समिति है या फिर उसे ब्लॉक, सबको अगर मिला दिया जाए, ठीक है, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो बनता है जिला परिषद, क्योंकि वो तो बनता है जिला परिषद। अब देखो, तो यहां पे ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट है, ग्राम पंचायत के बाद में इंटरमीडिएट लेवल तो वहां बनता है आपका जिला परिषद। अब जिला परिषद जो है, तो जैसे ये पंचायत समिति को बता दे रहा हूं, तो सेवरल ग्राम पंचायत टुगेदर फॉर्म अ पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल कह लो उसे। पंचायत समिति मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर, तो जो पंचायत के मेंबर होंगे, पंच सरपंच, वही इनको इलेक्ट करेंगे पंचायत समिति के मेंबर को, और यही पंचायत समिति के मेंबर इलेक्ट करेंगे किसको, जिला परिषद के हेड को, जिला परिषद के लोगों को। जिला परिषद क्या है, तो ऑल दी पंचायत समितिज, मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत समितिज है, तो ऑल पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जिला परिषद, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति है वो सारी आपस में मिलाकर जिला परिषद बनती है। मोस्ट जिला परिषद मेंबर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिला परिषद के मेंबर्स जो रहते हैं। एट टाइम्स इस जिला परिषद में क्या हो रहा है ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए आप, तो अब जो आपके जिले से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, तो वो भी किसी ना किसी जिले को तो बिलोंग करता है, तो एमपीज और एमएलए जो होते हैं ना, वो भी एट टाइम्स क्या होते हैं, जिला परिषद की मीटिंग के पार्ट बनते हैं। और जिला परिषद का हेड कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला परिषद चेयरपर्सन जिला परिषद का हेड होता है, ठीक है। हेड ध्यान रखना 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव के टाइप में पूछा जाता है। तो ये है आपका पंचायती राज सिस्टम, क्लियर हुआ, ये है आपका पंचायती राज। लैग हो रहा है, अरे यार मेरी स्क्रीन तो सही चल रही है, देखो बढ़िया एकदम बेहतरीन पूरा। क्लियर हुआ, ग्राम पंचायत क्या है बाबू, देखो ग्राम पंचायत मतलब कुछ गांवों को जब जोड़ते हो आप, तो गांवों को जोड़ने के बाद में जो पंचायत बनती है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है, ठीक है। या फिर एक गांव में भी हो सकती है। ग्राम पंचायत एकदम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, ठीक है। पोहा खाओगे भैया, खा ले पोहा चुपचाप और पढ़ दे पिटाई कर दूंगा नहीं तो तेरी। ब्रह्मास्त्र नहीं आया, मम्मी डांट रही है। आएगा बेटा, तुमने कब एनरोल किया, पहली चीज, बहुत सारे लोग नो सर्विस में थे, बहुत सारे लोगों ने एड्रेस गलत डाले, तो वो एक चीज है। ब्लॉक समिति को पंचायत के, ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये तो आपने, जैसे हम जो लोकल गवर्नमेंट पढ़े, तो लोकल गवर्नमेंट 2 लेवल पे होती है, एक तो गांव के लेवल पे होती है, तो गांव से सीधे उठ के जिले तक आ गई, और जो जिलों के अंदर सिटीज होती है, तो सिटीज की भी अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। गांव की को रूरल लोकल गवर्नमेंट, शहर की को अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, जो टाउन रहते हैं, शहर रहते हैं थोड़े से, ठीक है, तो टाउन में म्युनिसिपैलिटीज होती है, और इसका हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। और फिर जो बड़े शहर रहते हैं ना, बड़े शहर जैसे बॉम्बे हो गया, ठीक है, दिल्ली तो खैर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिल्ली में उलझ जाओगे, भोपाल हो गया, जो कैपिटल जयपुर हो गया, ठीक है। तो इन बड़े शहरों में क्या होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्हें नगर निगम कहा जाता है, ये नगर पालिकाएं हो गई म्युनिसिपैलिटीज, और नगर निगम होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर फॉर्म्ड इन बिग सिटीज। तो इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। तो मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीज आर रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये मेयर हो गया, म्युनिसिपल चेयरपर्सन हो गया, इनके इलेक्शंस होते हैं और इन्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चलाते हैं। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट में 2 चीजें ध्यान रखना है,
म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और टाउन्स के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं बड़े शहर के लिए। म्युनिसिपैलिटीज को चलाने का काम म्युनिसिपल चेयरपर्सन करते हैं, वो हेड होते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने का काम कौन करता है? मेयर करता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट लाए ना, तो इसका अचीवमेंट क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पूरी कंट्री में कितने जिले हैं, कितने जिलों में कितने सारे ग्राम पंचायत आ जाएंगे वो, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोकल बॉडीज में काम करते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और लोकल गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जब इतने सारे आपने ग्रास रूट लेवल तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचा दिए तो आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर दिया। इट हैज इंक्रीज्ड विमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, क्योंकि 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हुई है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है लोकल गवर्नमेंट के। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे अगर आप देखोगे तो जो ग्राम सभा है, वोटर्स की मीटिंग होना चाहिए, तो वो मीटिंग्स रेगुलरली नहीं होती है। States do not have given enough states have not given enough power or funds to the local government। पावर और फंड देने की बात हुई है लेकिन स्टेट्स ने फंड और पावर दिए नहीं है। ट्रू सेल्फ गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट फुली अचीव्ड। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हो ना कि सरपंच प्रधान जी नहीं थे, प्रधान जी की पत्नी थी, लेकिन प्रधान जी का अलग रोला था। तो सरपंच पति का कंसेप्ट चल रहा है। विमेन अगर है भी इलेक्टेड तो विमेन के हस्बैंड जो है वो पावर एंजॉय करते हैं। तो ट्रू सेल्फ गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट फुल्ली अचीव। ठीक है, अभी तक वो पूरी तरह से अचीव हुई नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस और कुछ अचीवमेंट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम की। क्लियर हुआ? आ जाओ इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इंडिया आर वुमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन? अब तो वैसे आपको देखने को मिलेगा कि अब सारी जगह विमेन के लिए वो हो गया है, लेकिन फिर भी स्टिल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वुमेन आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन? बताओ, अभी जो इंप्लीमेंट हुआ है उस हिसाब से बताओ। तुम तो बताओ क्या लगता है तुम्हें गाइस, क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, 3। देखो सुनो, अब क्या है ना, ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चंस ताजे ताजे सॉल्व करते चला करो। लास्ट चैप्टर जो अपना था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके सॉल्व कर लिए थे क्यों? अब बताओ। अप्पू हाथी, एक बच्चा तो जब से क्लास चालू हुई उसको बस पढ़ने से, दिगराज सर से कोई मतलब नहीं, अप्पू हाथी ला दो बस। घर ले जाओगे क्या इसको, अप्पू हाथी को? देख रहा है अप्पू हाथी कितना फेमस हो गया है तू। रुक जाओ जरा, अप्पू हाथी के लिए फील्डिंग में जमाना पड़ती है। अप्पू हाथी थोड़ा आजकल वो सा है, क्या बोलते ना। ठीक है, ये लो अप्पू हाथी। किसी ने तो अप्पू हाथी की आंखों पे पेन चला दिया है। ये टीम डीएसआर के लोग जो है ना सीधे नहीं बैठते हैं। ठीक है, जल्दी आंसर लगाओ। खुश हो गया वो बच्चा, बोला कि सर आज की क्लास सफल हो गई, आपने अप्पू हाथी दिखा दिया। पढ़ ले। अप्पू हाथी के चक्कर में मत रहना, अप्पू हाथी को एग्जाम नहीं देना है। तो म्युनिसिपैलिटी इज द राइट आंसर। जैसे हमने देखा ना कि रूरल लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना, रूरल लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिले हैं। ठीक, कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया? मात्र 47 बच्चों ने, 47% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है मात्र। अब देखो कीवर्ड्स में क्या क्या है, अगर आप जैसे देखेंगे तो इस चैप्टर में फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यूनिटरी यूनियन टेरिटरी, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सारी चीजें जो जो कीवर्ड के फॉर्म में आ सकती थी, रेसिडुअल पावर, सॉरी रेसिड्यूरी पावर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, शेड्यूल लैंग्वेज क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तो छोटे छोटे कीवर्ड्स जो बन सकते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, मैच दी कॉलम ये वाला, जैसे कौन सा मैटर किस लिस्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने डाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये तय है कि इस साल तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू ऐसा जरूर आएगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, उस टाइप से। ठीक है,
ये हो गया। ये क्वेश्चन भी आया था, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया था ये। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो है, तो ये इन जनरल क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। तो टॉपिक्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन एक दिया होमवर्क क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करके देखना। और इसके बाद में आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये रहे, इनको सॉल्व करना। कल तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्व करते चला करो, देखो क्या होता है। यूजुअली आदमी क्या करता है ना, कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने वो जिस दिन एग्जाम में करवा, मतलब मैं तुम्हें इन जनरल वो बता रहा हूं कि जैसे मान लो तुम पढ़ लिए चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ समझ में आ गया सर, आगे बढ़ गए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी, और फिर सीधे एग्जाम में जाओगे, और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम बोलोगे ये जो क्वेश्चन है ये तो मैं उस दिन छुट्टी पे था इसलिए मुझे नहीं पता। फिर दूसरा क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था लेकिन मुझे लगा ये आ ही नहीं सकता और मैंने जानबूझ के छोड़ दिया और ये एग्जाम में आ गया, अरे यार। फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, मैं बस रिवीजन करना भूल गया। तो ये बहाने चलते हैं फिर दिमाग में इंसान के, फिर इंसान को समझ नहीं बैठती कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस करी नहीं करी। तो उन समस्याओं से बचना है ना, तो उन समस्याओं से बचना है तो पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मुझे याद था, मुझे बस एक शब्द बता दो, मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा। ये आदमी जुगाड़ लगाता है फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मेरे दोस्त को कल ही समझाया था लेकिन मैं भूल गया यार। तो ये आदमी करता है फिर एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ा ताजा ताजा, जैसे फेडरल और यूनिटी फॉर्म को आपको डिफरेंस बताना है, चैप्टर की पहली स्लाइड में पढ़ा है तो स्लाइड देखना और अपने मन से आंसर लिखने की कोशिश करना। 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, 7 फीचर पढ़े, 3 तो लिख ही सकते हो। फिर क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, चाहे सवाल वैसे आए या ऐसे आए, सवाल तो बहरूपी आए ना, लेकिन कंटेंट तो वही जाएगा, वो लिखना है। Why has federalism succeeded in India? फेडरलिज्म इंडिया में क्यों सक्सीड हुआ भाई साहब, तो आप बताओगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वाला टॉपिक। फिर डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 1992 में क्या स्टेप लिए। देखो टॉपिक अपन ने पढ़ा है, वो शब्द अगर घुमा दे रहे तो घबराना नहीं है, ठीक बनेगा। बताओ पिछले वाले लीडर बोर्ड पे श्रेष्ठ राय, निशा मीना, नितिन केसरी, दशमीत, उत्कर्ष, आदर्श, समीर, यथार्थ, अनन्या और श्रीधि सोनी। चलो भाई साहब चलो, क्लियर हो गया। टेस्ट आपको आया होगा, टेस्ट तो टेस्ट में तो एमसीक्यू है, फटाक से 10 टेस्ट दे दो, आपको लीडर बोर्ड मिलेगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनमें चीजें पक रही है नहीं पक रही है आपसे, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आपको बताना है क्या कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वाला।